हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर प्योमेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, जिसका फ्लो डायग्राम हमने आपको बताया था। हमने बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं कि चार भागों में हमने बांटा था। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आज हम लोग क्या करेंगे, सभी के बारे में जानेंगे, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आणविक ठोस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आणविक ठोस क्या होता है, ये देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है आणविक ठोस। तो यानी कि हमने कहा कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु के रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस। देखिए, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु के रूप में होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि आणविक ठोस कहा जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस ना कहकर। यहाँ हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस। ये देखिए, तो अगर देखा जाए आणविक ठोस भी तीन प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें हमने कहा कि पहला क्या हो जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हो जाएगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आणविक ठोस जो होता है तीन प्रकार का है। अध्रुवीय आणविक ठोस बोले तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे, वन बाय वन करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब ये होता है कि ऐसे आणविक ठोस या वे आणविक ठोस जिसमें परमाणु या परमाणुओं से मिलकर बने जो अणु हैं वे क्या हो, दुर्बल सहसंयोजक बलों या उसी को क्या बोला गया है, परिक्षेपण बल या लंदन बल। परिक्षेपण बल या लंदन बल, जो लंदन शब्द आया है क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि लंदन जो थे, लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है इस परिक्षेपण बल के बारे में बताया था, दुर्बल बल के बारे में बताया था। इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे क्या बोलते हैं, परिक्षेपण बल या लंदन बल कहा जाता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं तो सीधा सीधा आपको ये बताना है कि वे आणविक ठोस जिसमें परमाणु या परमाणु से मिलकर बने अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों या लंदन बलों द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाएगा। अगर देखा जाए जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो मुलायम होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। और इसके उदाहरण क्या होंगे, और देखिए ये जो कमरे इनका गलनांक होता है वो निम्न होता है, और ये कमरे के ताप पर और दाब पर क्या होता है, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन तथा निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम जैसी अक्रिय गैसें भी क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे जो है आणविक ठोस की, जिसका नाम है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक शब्द आएगा द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसी जो है मार्कर की अगर बात करें तो मार्कर में एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। तो देखिए, द्विध्रुव का मतलब दो पोल हो, दो ध्रुव हो, एक ध्रुव धनात्मक हो, दूसरा ध्रुव क्या हो, ऋणात्मक हो। तो एक जो ऐसा समायोजन आवेशों का तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब जो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे उसमें घटक कण एक द्विध्रुव के रूप में दिखाई देते हैं, और यानी कि इसमें जो द्विध्रुव होगा, एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव से विपरीत आवेशों की ओर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और उस बल को कहा जाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी कि अगर देख लिया जाए, मानते हैं कि ये देखिए एक द्विध्रुव ये हो गया, दो ध्रुवों वाला,
और एक द्विध्रुवीय हो गया 2 ध्रुवों वाला। अब इन दोनों को आपस में जुड़ना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा, धन आयन होगा, तो यहाँ क्या होगा, ऋण आयन, तभी जाके ये आकर्षण बलों द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात इस प्रकार हम कहेंगे जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें एक द्विध्रुव दूसरा द्विध्रुव एक दूसरे से ध्रुवीय आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल यहाँ लगता है। अगर देखा जाए जो ध्रुवीय हम कहेंगे आणविक ठोस हैं, इनका गलनांक क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक होता है। अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठोस HCl हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठोस अमोनिया हो जाएगा। ये सब ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जो है तीसरे जो है आणविक ठोस के बारे में। तीसरा आणविक ठोस है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 में आपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा, हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ा होगा। हम हमेशा पढ़ाते हैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ, हमने बताया होगा हेलोफोन। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं पहले से उनको हमने बताया है, ये देखिए हेलोफोन, हेलोफोन, हेलो का मतलब है हाइड्रोजन, यानी कि उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व और हाइड्रोजन के बीच, उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व और हाइड्रोजन के बीच जो बंध लगता है दो अणुओं को जोड़ने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक शब्द आया हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी कि एक ऐसा आणविक ठोस होगा जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, जिसके अणु क्या होंगे, हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणात्मकता। उच्च विद्युत ऋणात्मकता मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, जो आबंध लगता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है उन्हें क्या कहेंगे, वे आणविक ठोस जिनके घटक कण हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के और आगे हम बात करें तो ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ये कमरे के ताप और दाब पर हम कहेंगे वाष्पशील द्रव होते हैं और मुलायम ठोस होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए क्या, बर्फ का टुकड़ा। आप देखिए बर्फ जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, हम कहेंगे अचालक भी होता है, और अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये बर्फ हो जाएगा। अब अगला हम बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी कि ये हमने देखा जितने भी आणविक ठोस थे ये सभी जो है क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, यानी कि आयनिक ठोस के बारे में जानेंगे। आयनिक ठोस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा ये टॉपिक है ये क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में। तो आयनिक ठोस क्या है, आयनिक ठोस यहाँ नाम से ही पता चल रहा है आयन, यानी कि हम कह सकते हैं वे आणविक ठोस वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण आयनों के रूप में होते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण किस रूप में होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब आप जानते हैं आयन दो ही प्रकार के दिखाई देते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन। तो यहाँ पर जो धन आयन और ऋण आयन होंगे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, आपको एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा फिजिक्स में एक आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी ऐसे ही कार्य करता है जैसे यहाँ पे, हाँ, लेकिन वहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है। तो यहाँ पे आकर्षण की ही जरूरत है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों विपरीत आयन यानी कि धन आयन और ऋण आयन दोनों स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको बस इतना केयर करना है कि जब विपरीत आयन रहेंगे तो वहां तो आकर्षण बल ही लगेगा।
है कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण। ये देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें धन आयन तथा ऋण आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में या जल में घुलने पर विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर देखा जाए जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस रहेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन तभी हो सकता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए। लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि जो ये गलित अवस्था में या जल में घुलकर विद्युत का संचालन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये जब घुल जाएंगे, इनके जो आयन है वो मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो गलित अवस्था या घुलित अवस्था में विद्युत का संचालन मुक्त आयनों के कारण हो जाता है, इसलिए ये गलित अवस्था। और इसमें हम कहेंगे जल में घुलने पर मुक्त आयनों के कारण विद्युत का संचालन करते हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर बात किया जाए आगे तो ये ठोस क्या होते हैं, ये ठोस कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या होता है कि साधारण नमक। कॉमन साल्ट की बात किया जाए तो कॉमन साल्ट के बारे में आप विशेष रूप से जान सकते हो। कॉमन साल्ट का जो क्षण बना, अगर हम क्रिस्टली रूप में इसको ठोस अवस्था में क्षण के रूप में लें और विद्युत इसमें संचालन कराएं तो नहीं संचालित होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कोई मुक्त आयन नहीं है। लेकिन अगर उसी जो है साधारण नमक को जल में घोलकर उसमें जो है विद्युत धारा संचालित किया जाए तो आराम से, आसानी से जो है क्या होता है, विद्युत का संचालन हो सकता है। क्योंकि अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन NaCl में क्या होते हैं, मुक्त हो चुके हैं। इसके अन्य एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आगे बात किया जाए नेक्स्ट धात्विक ठोस की, धात्विक ठोस जहाँ की यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है धात्विक ठोस, यानी धातु से होते हैं, धातु होते हैं ये ठोस। ये ठोस कौन होते हैं, सभी धातुएं होती हैं, यानी कि वे क्रिस्टली ठोस जिसमें धातु धन आयन, जो धात्विक धन आयन होते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समूह द्वारा घिरे रहते हैं। और अगर देखा इसका क्या मतलब है, देखिए एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र द्वारा घिरे रहते हैं। समुद्र का मतलब होता है ढेर, यहाँ मतलब है समूह होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं इसमें जो धात्विक धनायन होंगे उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन द्वारा वो क्या होते हैं, घिर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं। इसलिए अगर बताइए किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन गतिशील हो, स्वतंत्र हो, तो बताओ विद्युत का सुचालक होगा कि अचालक, सुचालक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गतिशील है। जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन और तेजी से गति करने लगेंगे जिससे विद्युत का संचालन आसानी से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता, तनन सामर्थ्य, इन सब का उच्च गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब है, आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वर्धनीयता मतलब बढ़ जाना। यानी अगर देखा जाए जो धात्विक ठोस होते हैं अगर इनको जो है चोट पहुंचाया जाए, इनको क्या किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो इनका जो है क्या होता है, ये टूटते नहीं बल्कि क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इनके तार खींचे जा सकते हैं। इसलिए इनमें कहा जाता है तनन सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो लोहा है जिसे Fe से दर्शाएंगे, सोना Au, चांदी Ag, तांबा Cu, जस्ता Zn, इस सब के
ऐसे कई सारे हैं जो क्या होते हैं सभी धातुएं, कुछ को छोड़कर, जैसे मरकरी है, मरकरी जो पारा कहते हो वो जो है भी धातु है, लेकिन वो ठोस नहीं द्रव अवस्था में होता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस की अगर बात किया जाए, या इसे कहते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, यानी कि हम कहेंगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें परमाणु क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें परमाणु प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, क्या होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं और इनका गलनांक एवं पतनांक उच्च होता है। अब देखिए आपको एक चीज और कंफ्यूजन में हो सकता है, क्या हो सकता है कंफ्यूजन, आपको मैं बता रहा हूं। ये हो सकता है कि आप सोचेंगे कि जो ग्रेफाइट है वो तो जो विद्युत का सुचालक है, लेकिन आप कह रहे हो ये सहसंयोजक नेटवर्क में आता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में आता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि ये ग्रेफाइट जो है अधातु है, धातु नहीं है। भले ही विद्युत का संचालन कर रहा है तो क्या हुआ, क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है परतीय होती, परतदार होती है, और परतदार होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो आप स्वाभाविक आपको पता चल गया होगा कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, अपवाद है। और हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज जिसे सिलिका भी कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कार्बोरंडम कहते हैं, और एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बताइए, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के। तो हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला टॉपिक आपका होगा, अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक। तो हम लोग जानेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टल जालक को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और क्रिस्टल लैटिस को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिक् विन्यास, दिक् स्थान में बिंदुओं के पुनरावृत्ति तथा नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। दिक् स्थान का मतलब होता है स्पेस, यानी कि खाली स्थान में अगर देखा जाए कई सारे बिंदुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो संरचना या जो पैटर्न प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, बोलिए, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब बात आती है क्रिस्टल जालक को कैसे समझेंगे। देखिए ये क्रिस्टल जालक की एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये क्रिस्टल कई सारे बिंदु आपस में मिले हुए हैं और एक छोटे छोटे डिब्बे जैसी संरचना का निर्माण किए हैं, और यही जब कई सारे जो है मिल जाते हैं तो एक जो है नियमित व्यवस्था बन जाती है, नियमित संरचना बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। इसी को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल जालक कहा जाएगा। अब बात आती है क्रिस्टल जालक के जो है अभिलक्षण क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक होगा क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण की बात हम करते हैं। तो देखिए जो क्रिस्टल जालक है उसके कई सारे अभिलक्षण है जिसमें हम पॉइंट वाइज करके जान सकते हैं। अगर क्रिस्टल जालक देखा जाए किससे मिलकर बना होता है, क्रिस्टल जालक में बिंदुओं को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। देखा जाता है जो है क्या बिंदुओं से मिलकर बना है। ये देखिए पॉइंट यहाँ से मिलकर बना है और उन बिंदुओं को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहते हैं। और देखा जाए जो जालक बिंदु है वो किस रूप में पाए जाते हैं, परमाणु, अणु या आयन के रूप में होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए हर जगह, प्रत्येक जगह जो क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु एक दूसरे से हमेशा एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। तो हम कहेंगे ये सब क्या होते हैं, इसके अभिलक्षण होते हैं। क्रिस्टल जालक के बाद हम उसके इकाई की बात करते हैं जिसका नाम है एकक सेल या एकक कोष्ठिका। तो देखिए इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे यूनिट सेल कहेंगे। तो एकक सेल या एकक कोष्ठिका क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म भाग, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म भाग जिसके संयोजन से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका या एकक सेल कहा जाता है। ठीक है,
तो हमने देखा इसका, हाँ अब इसके पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर के बारे में हम लोग जानेंगे। एकक सेल का पैरामीटर, देखिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एकक कोशिका का पैरामीटर क्या होता है। तो एकक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं। एक होता है कोर, कोर मतलब होता है भुजा, कोर का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, और दूसरा क्या होता है, कोण होता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको दिखाए हैं, एक एकक सेल की संरचना बनाए हैं। अब इस एकक सेल में देखा जाए 3 साइड है, 3 भुजाएं हैं, जिसे हमने क्या माना, ए बी और सी माना है। अब इसमें देखा जाए जो ए है, ए एक भुजा हो गई, बी दूसरी भुजा हो गई, सी तीसरी भुजा हो गई, और इसमें कोण भी अलग अलग है, अल्फा बीटा और गामा। तो आप कैसे जानेंगे कौन अल्फा होता है, कौन बीटा होता है, कौन गामा होता है। वैसे तो देखा जाए बी और सी के बीच क्या है, अल्फा है, ए और सी के बीच क्या है, बीटा है, और बी और ए और बी के बीच क्या है, गामा है। लेकिन हम लोग इसको कैसे समझेंगे, कैसे इसको जानेंगे, कैसे ये बड़ा है। तो सिंपल सा ये है कि आप ए के सामने की भुजा का जो कोण होगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा कहेंगे। बी के सामने की भुजा का कोण बीटा हो जाएगा, और सी के सामने की भुजा का कोण क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये तो थे किसके बारे में, हम कहेंगे एकक सेल का पैरामीटर। कितना होता है, 2 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन होता है, बोलिए। ये हो जाएगा पहला कोण, दूसरा क्या हो जाएगा, कोण होता है। अब बात आती है हम लोग करेंगे एकक सेल के प्रकार की। तो देखिए बच्चों, एकक सेल का जो टाइप्स होता है, जो प्रकार होता है, अगर उसकी बात किया जाए तो ये 2 प्रकार से बांटा गया है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रेविस। ब्रेविस ने इन 2 प्रकार के जो है एकक सेलों को कुल 14 भागों में बांटा, यानी कि 14 रूपों में किया है, इसलिए उन्हें ब्रेवे जालक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग ब्रेवे जालक के बारे में देखा। अब ये ब्रेवे जालक को 2 रूपों में देखा गया है मुख्य रूप से। पहला होता है आद्य एकक सेल, और दूसरा होता है केंद्रित एकक सेल होता है। ठीक है, अब देखिए आद्य एकक सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग जो है ऐसे जानेंगे, देखिए थोड़ा जालक बिंदुओं के आधार पे आप सीखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए आपके पास फिगर बना हुआ है, एक आद्य एकक सेल का, दूसरा केंद्रित एकक सेल का। तो हम लोग पहले ये देखिए, इसको एक यूनिट सेल के बारे में हमने दिखाया है, आद्य एकक सेल। तो ऐसा एकक सेल हो जिसमें 8 कोनों पर ही केवल जालक बिंदुएं उपस्थित हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वह एकक सेल जिसमें जालक बिंदुएं एकक सेल के केवल 8 कोनों पर उपस्थित होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, आद्य एकक सेल कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आद्य एकक सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आप गिन सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब देखा जाए केंद्रित एकक सेल, तो केंद्रित एकक सेल का मतलब ये होता है कि वह एकक सेल जिसमें जालक बिंदुएं 8 कोनों पर तो होती ही हो, परंतु उसके अतिरिक्त उसके अन्य स्थानों पर भी हो सकती हो, जैसे या तो फलक पर, या फिर हम कहेंगे क्या, उसके बीचों बीच। तो अब बात फलक क्या है, कोर क्या है। अब आप एक घन की बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी घन में या किसी भी एकक सेल में कितने कोर होते हैं, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चन बनेंगे इसी फलक के बेस पर, इसी कोर के बीच जो है बेस पर क्वेश्चन भी आपका जो है सॉल्व किया जाएगा, इसलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो हम लोग अगर देखें किसी भी एकक सेल में तो जो है कुल कितने जो है फलक होते हैं, तो हम कहेंगे 6 फलक होते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो बेहतर ढंग है आपका एक रूम, कमरा, आप कमरे को देखिए, तो कमरे में क्या होता है, चारों तरफ दीवारें हो गई, और एक ऊपरी छत हो गया, और एक निचला उसका क्या हो गया, हम कहेंगे फर्श हो गया। तो वो समझ लीजिए पूरा डिब्बे को बंद करने के लिए जितनी दीवारें हैं वो क्या है, उसके फलक हैं। आप चाहे यहां भी देख सकते हैं कुल कितने फलक हैं, ये देखिए 1 2 3 4, उसके बाद एक सामने और एक दूसरा क्या हो जाएगा पीछे की ओर, तो कुल कितने फलक हुए, 6। तो हम कहेंगे, और तो हमने कहा कि अगर पूछा जाए केंद्रित एकक सेल क्या है, तो सीधा सीधा आपको एक बात बोलना है कि वह एकक सेल जिसमें जालक बिंदुएं
आठों कोनों के अतिरिक्त एकक सेल के अन्य स्थानों जैसे फलक या उस एकक सेल के केंद्र में उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रित एकक सेल कहते हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं जो केंद्रित एकक सेल है यह भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला हम देखेंगे क्या? काय केंद्रित एकक सेल, दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक सेल, तीसरा होता है अंत्य केंद्रित एकक सेल। तो हम लोग जो है इसके जो है इस अंग्रेजी वर्ड के बाद हम लोग जानेंगे काय केंद्रित एकक सेल को कैसे क्या कहेंगे। इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसे कह देंगे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन बनता है तो फुल फॉर्म ना देकर शॉर्ट फॉर्म में भी अंग्रेजी, आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिएगा, आपके बोर्ड के पेपर में FCC टाइप का जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। हम उसकी चर्चा करेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा, उसका टॉपिक में पढ़ा लूंगा तो उसका भी चर्चा हम करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और इसे कहा जाएगा FCC, और इसे कहा जाएगा ECC। तो ये जो है क्या होते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ऐसे ही BCC का यूज किया जाता है, FCC का यूज किया जाता है। हाँ, इसे आप जो है ये कह सकते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है सरल घन एकक सेल, या इसे जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? SCC कह देंगे। तो हमने कहा कि SCC, BCC, FCC, ECC इस टाइप के जो है यूनिट सेल के बारे में हमने जाना। तो बच्चों आज हमने देखा कि जो है यूनिट सेल क्या होता है, एकक सेल क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो और हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन हमने बताया कि जो है क्रिस्टल, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसके जो है उसका वर्गीकरण क्या होता है। तो बस आज हम इस लेक्चर में इतना ही जानेंगे, और अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।